जय हिंद दोस्तों। देशभक्त क्रांतिकारी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने अगले कैरेक्टर जिनको मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं, उनका नाम है जनरल मोहन सिंह। जनरल मोहन सिंह एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे अहम किरदारों में से एक हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनकी एक लिंकेज है। आपको लिंक को समझना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या लिंक है वो हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है दक्षिणी पूर्व, मतलब कि आपका जो है दक्षिणी पूर्व का मतलब हो गया कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की इन्होंने कमाल संभाल रखी थी। साउथ ईस्ट के अंदर जो है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है, इन्होंने पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना, मतलब कि इंडियन नेशनल आर्मी की जो है जिम्मेदारी इन्होंने स्टार्ट संभाल रखी थी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। और उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के साथ संघर्ष के दौरान ज्ञानी प्रीतम सिंह हो गया आपका, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीहारा, मेजर फुजीहारा जो कि आपका जापान के जो है अधिकारी हुआ करते थे। तो मतलब कि आपका जो है ज्ञानी प्रीतम सिंह जो है वो जापान की तरफ से थे और मेजर फुजीहारा वो भी जापान से थे। ये इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ से जो है वहाँ के क्या थे, कमांडर थे वहाँ पे। उनकी तरफ से ये मतलब कि लीड कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है मोहन सिंह बर्मा में इनकी लड़ाई, मतलब म्यांमार में इनकी लड़ाई हो रही थी। और ये जो है पंजाब बटालियन के कैप्टन हुआ करते थे। पंजाब बटालियन के जो है ये कैप्टन हुआ करते थे। पंजाब बटालियन कैरेक्टर ध्यान रखें, इंडियन नेशनल आर्मी के पहले जो है ये पहले मतलब हेड हैं। उसके बाद जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है ये अपॉइंटेड थे। उस टाइम पे जो है इनकी इनकी लड़ाई जो है आपका बर्मा में चल रही थी। और वहाँ पे ज्ञान प्रीतम सिंह और आपका जो है मेजर फुजीहारा ने मनमोहन सिंह से भारतीय सेना बनाने का अनुरोध किया। इन दोनों ने अनुरोध किया कि आप क्यों ब्रिटिश के साइड से लड़ रहे हैं, आप अपनी खुद की एक आर्मी बना के इंडिया को आज़ाद करवाइए। लेकिन वो जिम्मेदारी के तले थे, वो इतनी आसानी से इस बात को नहीं माने। जितरा में बाद में जो है, मतलब कि आपका जो है बर्मा में युद्ध हुआ जितरा के अंदर, वहाँ पे जो है इनकी हार हो गई। और जब इनको हार हुई तो इनको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में ले जाने के बाद जापान के जनरल फुजीहारा को इस बात को देखकर बड़ी हैरत हुई, फुजीहारा को देखकर कि यार बताओ, अंग्रेज़ों की तरफ से इंडियंस ज़्यादा लड़ रहे हैं जिनको गुलाम बना रखा है, और मतलब वो लोग जो हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे कि भैया उनके देश के लोगों के साथ क्या चल रहा है। खासकर उनकी आर्मी को नहीं पता, क्योंकि उनको छुपा के रखा गया है। तो इस वजह से फुजीहारा और आपका ज्ञानी प्रीतम सिंह, इन लोगों ने जो है वहाँ के लोग, जो भारत के लोग थे, उनसे उनको मिलाया और उनसे कहा कि उनसे मिलाने के बाद जो है कहा कि आप इनकी हालत देखिए, और ये जो हालत है इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। उसके बाद जो है मोहन सिंह को बहुत बुरा लगा देखकर ये कि मैं उनका साथ दे रहा था, जो कि मतलब मेरे लोगों के ऊपर ही अत्याचार कर रहे थे। बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अंग्रेज़ों ने अपना गुलाम, और उसके बाद जापान के जनरल ने मोहन सिंह की मुलाकात गदर पार्टी के संचालक से करवाई। बाद में जब इनकी आंखें खुली तो इन्होंने जो है गदर पार्टी के संचालक से इनकी मुलाकात करवाई। और उसके बाद मोहन सिंह को सारी स्थिति समझ में आई, मोहन सिंह को सारी बात समझ में आई। उन्होंने मोहन सिंह को सारी परिस्थिति समझाई। मोहन सिंह ने उसके बाद जो है विद्रोह की भावना मोहन सिंह के मन में आ गई कि अब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे, ना कि अंग्रेज़ों की तरफ से। और उसके बाद संघर्ष का झंडा बुलंद करते हुए भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना बनाने का निश्चित किया। तो उन्होंने भारत के जो युद्धबंदी थे, भारत के जितने भी युद्धबंदी जो जापान में थे, उन सब के साथ मिलकर जो है इन्होंने एक आर्मी बनाने की इन्होंने ठानी। और उसके बाद जो है इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की जो है एक ग्रुप बनाया इन्होंने। और उसके अंदर 40,000 भारतीय सैनिकों को जो है क्या कहते हैं, मोहन सिंह को सौंप दिया गया मेजर फुजीहारा के द्वारा। और उसके बाद जो है पहले तो इसमें जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए भारतीय सैनिकों को लिया गया था। बाद में इसमें बर्मा, मतलब जापान के द्वारा जो युद्धबंदी थे वो, फिर बाद में बर्मा, उसके बाद मलेशिया, यहाँ के जितने भी थे इंडियंस थे वो, वहाँ पे जितने भी स्वयं सेवक थे वो सारे के सारे इसमें शामिल होने स्टार्ट हो गए। ठीक है ना। जनरल मोहन सिंह ने जो है आपका इन सबको जो है अपने साथ मिला लिया। और उसके बाद मिलाने के बाद जो है इस तरह भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब इंडियन नेशनल आर्मी की आधारशिला जो है, मतलब जो है फाउंडेशन जो है वो रख दी किसने, मेजर मोहन सिंह ने। बाद में भविष्य में इसी का नाम जो है वो पड़ा आज़ाद हिंद फौज। ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, एससी बोस को, सुभाष चंद्र बोस को। इसलिए मोहन सिंह का नाम उन स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी में जरूर आना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया। यह देश के लिए प्यार ही है कि देश के नाम पर कोई देशभक्त जज्बातों से नहीं खेल सकता। तो आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपॉइंटेड थे, पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन थे,
उसके बाद इनकी लड़ाई होती है बर्मा के अंदर जापान से, और जापान के मेजर फुजीहारा और साथ में ज्ञानी प्रसाद ज्ञानी प्रीतम सिंह जो है वो इनको हिरासत में लेते हैं। उसके बाद ये वहाँ पर गदर पार्टी के संस्थापक से इन्हें मिलाते हैं। जब वो इनसे बात करते हैं इनका मन परिवर्तन होता है। उसके बाद ये ब्रिटिश के खिलाफ हल्ला बोल करने का ये फैसला लेते हैं। बाद में ये जापान के युद्धबंदी और साथ में मलया और बर्मा के जो युद्धबंदी थे इन सबको मिलाकर 40,000 की एक आर्मी बनाते हैं। कई सारे स्वयंसेवक को भी उनमें लेते हैं और उसका नाम रखते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। बाद में इसी की कमान जो है मेजर मोहन सिंह जो है वो किसके हाथ में दे देते हैं, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दे देते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जो हैं इसी को आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम होता है आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, ध्यान रखना। तो आज़ाद हिंद फौज की जो पहले की कहानी है उसके बारे में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसको समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ जनरल मोहन सिंह के बाद जो है ऊषा मेहता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जब जितने भी हमारे जो संचार के माध्यम थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए। उसके बाद जो है ऊषा मेहता के ऊपर जिम्मेदारी थी कि किसी तरीके से लोगों के पास जो है हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ क्या अत्याचार कर रही है इसके बारे में भी सबको बताया जाए। तो इनके कई सारे फ्रेंड्स थे जो विदेशों से जो है वो रेडियो की टेक्निक को सीख के आए थे और उसके बाद इन्होंने जो है उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर करके जितने भी रेडियो थे उनको जोड़कर जो है इन्होंने सीक्रेट रेडियो सर्विस एक शुरुआत की। और भारत छोड़ो आंदोलन में जो है इन्होंने जितने भी खुफिया जानकारियाँ थी वो सारी की सारी जो है पब्लिक के साथ साझा की। और अंदर ही अंदर ये अपना मतलब ये जो है ये रेडियो सीक्रेट जो था सिर्फ 3 महीने तक चल पाया क्योंकि किसी गद्दार ने इसके बारे में बता दिया। लेकिन हर डे अपना लोकेशन बदलता था और जब तक उषा मेहता की गिरफ्तारी हुई तब तक उषा मेहता अपना काम कर चुकी थी। जन जन के मन में इनकी आवाज़ बैठ चुकी थी और कई सारे विचार स्टेटमेंट इन्होंने गांधी जी, नेहरू जी और देश के कई लीडर सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद इन सब के इन्होंने रिकॉर्ड किए हुए थे और ये बार बार उनको चला दिया करती थी लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो इस तरह से मोटिवेट करने का काम जो है उषा मेहता ने हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनके मतलब कह सकते हैं अब्सेंस में जो है इन्होंने जो है ये सारे काम किए रेडियो के माध्यम से। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना है कि किसी भी स्टेज पे रह के हम देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बड़े पोस्ट पे बैठेंगे तभी हम देश के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। आप जहाँ भी खड़े हैं, जहाँ भी बैठे हैं, वहाँ से भी आप अपने देश के लिए कुछ न कुछ बेटर करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद शहीद केसरी चंद ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। बचपन से ही साहसी थे। इन्होंने जो है शुरुआत में जो है ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली थी। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा से शहीद केसरी चंद्र बहुत प्रभावित रहे। शहीद केसरी चंद्र ने उसके बाद जो है इनको अंग्रेज़ों की नौकरी ठुकरा दी और उसके बाद वहाँ चले गए। बाद में इनको इम्फाल मणिपुर में जो है एक पुल को बम से उड़ाने का जो है काम जोखिम भरा काम सौंपा गया और शहीद केसरी चंद ब्रिटिश सेना की रसद सप्लाई रुक जाए इसलिए ये काम करना था और बाद में जो है इन पे इल्ज़ाम देने निकल पड़े। लेकिन पुलिस को किसी ने जानकारी दे दी और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई। बाद में जो है इनके पिताजी ने काफ़ी मतलब मुकदमा भी लड़ा इनको आज़ाद करवाने के लिए। जज ने एक बार बोला भी कि अगर तुम माफ़ी मांग लो तो हो सकता है कि हम तुम्हारी जो है सज़ा कम कर दे, ठीक है, और आसान कर दे। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। और बाद में जब इस तरह के बयान को सुनने के बाद जज जो है वो काफ़ी मतलब भौचक्के से रह गए और उन्होंने कहा कि नहीं अब इनको फांसी देना बहुत ज़रूरी है। ऐसी मानसिकता ये हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत खतरनाक है। और 24 साल की उम्र में फांसी के फंदों पर ये मतलब कि झूल गए। तो शहीद केसरी चंद दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद सूर्य सेन जो है आज हम जिस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं हमारे देश को यह आज़ादी इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई है। देश की आज़ादी के लिए कई महान क्रांतिकारियों ने अतुलनीय योगदान दिया है। देश की आज़ादी के आंदोलनों को क्रांतिकारियों ने अपने खून से सींचा है। ऐसे ही एक महान देशभक्त क्रांतिकारी थे सूर्य सेन का नाम भी शायद आप लोगों ने सुना होगा इनका नाम, जिन्हें अंग्रेज़ों ने असहनीय यातनाएं दी थी और आज़ादी के आंदोलन में एक अमर नायक बने सूर्य सेन ने अंग्रेज़ों का कई मौक़ों पर ऐसा हर्षण किया कि अन्य क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन को द हीरो ऑफ चटगांव के नाम से याद करने लगे। द हीरो ऑफ चटगांव के नाम से फेमस हैं आपके सूर्य सेन। पेशे से शिक्षक रहे बंगाल के, मतलब एक टीचर थे। इस नायक को लोग मास्टर दा कहकर ज़्यादा पुकारते थे, मास्टर दा। 1930 में चटगांव आर्मरी रेड के नायक मास्टर सूर्य सेन ने अंग्रेज सरकार को सीधी चुनौती दे दी थी। इन्होंने 1930 के अंदर क्या किया कि चटगांव आर्मरी रेड के नायक मास्टर सूर्य सेन ने अंग्रेज सरकार को सीधी चुनौती दी थी।
उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर चटगांव को अंग्रेजी हुकूमत के शासन के दायरे से बाहर कर दिया था। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर चटगांव को अंग्रेजी हुकूमत के शासन के दायरे से ही बाहर कर दिया और राष्ट्र भारतीय ध्वज को फहरा दिया वहाँ पे। उन्होंने रेलवे, डाक, टेलीग्राफ जैसे संचार सूचना और माध्यमों को ध्वस्त करते हुए चटगांव से अंग्रेजी सरकार के संपर्क तंत्र की को ख़त्म कर दिया था। मास्टर दा ने युवाओं को संगठित कर चटगांव में सैनिक आर्मरी पर कब्जा कर लिया पूरी तरीके से। और उनके लिए सबसे बड़ी सफलता थी जिसने अंग्रेजी सरकार को झकझोर दिया था, वे अपने साहसिक कामों से अंग्रेजी सरकार को झकाते रहते थे। ऐसी अन्य घटनाओं में 1930 और 32 के बीच उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 22 अंग्रेजी अधिकारियों को मार गिराया। उन्होंने 30 से लेकर 32 के बीच में 22 जो है अंग्रेजी अधिकारियों को मार गिराया। इस दौरान मास्टर सूर्यसेन ने अनेक संकट भी झेले। क्रांति को आगे बढ़ाने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए धन और हथियार की जरूरत होती थी। इसकी कमी को देखते हुए उन्होंने अंग्रेज सरकार से गुरिल्ला युद्ध करने का निश्चय किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिन दहाड़े 23 दिसंबर 1923 के दिन चटगांव में असम बंगाल रेलवे के ट्रेजरी ऑफिस को लूटा। उन्होंने दिन दहाड़े 23 दिसंबर 1923 के दिन चटगांव में असम बंगाल रेलवे के ट्रेजडी को, असम और बंगाल के बीच में जो रेलवे है उसके ट्रेजडी को लूटने की इन्होंने योजना बनाई। आखिरकार मास्टर दा पकड़े गए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उनसे इतना खौफ खाती थी कि उन्हें बेहोशी की हालत में फांसी पर चढ़ाया।